Hello my dear students, welcome to Enjoy Biology with RK मिश्रा। तो बेटा पहला वीडियो लेक्चर आप लोग के पास पहुंच गया, आप लोगों ने उसको देखा और आप लोगों ने हमें पर्सनल नंबर पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास हमारे पर्सनल नंबर है और मैं ये नंबर क्लास में ही देता, ठीक है। मैं पर्सनल नंबर बच्चों से शेयर नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। मैं दे दिया हूं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के पास वो नंबर है और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए हैं। लेकिन कुछ बच्चों का एक तकलीफ भी आया है कि सर आपने बोर्ड के लिए जो सीरीज स्टार्ट किया था 3 लेक्चर डालने के बाद आपने नहीं डाला। बेटा कुछ पर्सनल इश्यूज थे और टेक्निकल प्रॉब्लम भी आया, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे लिए नया था और हम बिना मार्केटिंग के खुद आपके और अपने मेहनत के आधार पर इसको स्टार्ट किए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम बहुत अधिक आई। तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैंने वहाँ पर कोई भी लेक्चर, लगभग 1 मंथ का टाइम हो गया, मैंने कोई भी वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किया है। लेकिन नीट क्रैश कोर्स के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और टॉपिक वाइज रिकॉर्ड करके रखे हैं, जिसके कारण आपको कभी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बायोमोलिक्यूल्स के बाद जो आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट होगा वो प्लांट फिजियोलॉजी का होगा, फिर जेनेटिक्स का होगा। इस तरह से बहुत सारे लेक्चर को हमने रिकॉर्ड करके रख दिया है और साथ ही साथ उसमें मॉडिफिकेशन भी समय समय पर करते रहेंगे आपके कमेंट और सजेशंस के आधार पे। तो बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कंपोजिशंस बायोमोलिक्यूल्स के लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे होते हैं, कैसे बायोमोलिक्यूल्स से बायोस्फीयर तक का सफर तय होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर हमने देखा था कि ह्यूमन और अर्थ क्रस्ट में कंसंट्रेशन एलिमेंट के कैसे हैं। अब डायरेक्ट बढ़ते हैं कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशंस, ठीक है। यानी कि जो आपको दिख रहा है लेक्चर नंबर 2, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो बेटा तैयार हो जाइए, हम लोग अब शुरू कर रहे हैं हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो चलते हैं बेटा कि कैसे केमिकल कंपोजिशंस को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है यहां पर अगर हम देख लें कि फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दिया हुआ है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कैसे हम उसको सेपरेट करते हैं। मेनली पहला सेशन वो दिया हुआ है और दूसरा में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के लिए या आयंस के लिए दिया हुआ है बेटा, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम केमिकल कंपोजिशंस अलग करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या है ये मेथड। तो सबसे पहले हम सेपरेशंस करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का सेपरेशंस करेंगे। कहां से करेंगे, तो फ्रॉम लिविंग टिश्यूज, लिविंग टिश्यूज, मतलब लिविंग टिश्यूज से हम सेपरेशंस करेंगे। पहला सेपरेशंस करने के बाद फिर जो दूसरा होता है आइसोलेशन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आइसोलेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि हम सेपरेशंस करेंगे। मान लीजिए कोई टिश्यू से सेपरेशंस करते हैं तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक साथ सेपरेट होंगे, जो स्मॉलर होंगे वो अलग होंगे। अब लार्जर मॉलिक्यूल्स में भी अलग अलग तरह के वेरियस कंपोनेंट होंगे, कोई कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई प्रोटीन होगा, है ना, कोई न्यूक्लिक एसिड होगा। तो उस सब में से हम सबको अलग अलग सेपरेट करेंगे, यानी कि आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन होने के बाद हम क्या करते हैं कि एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं। टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक अप्लाई करते हैं, यानी कि एनालिटिकल टेक्निक का एप्लीकेशंस होता है।
एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक। अब कहोगे सर एनालिटिकल टेक्निक क्या देता है? तो एनालिटिकल टेक्निक वो टेक्निक है जिसमें हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी वगैरह, स्पेक्ट्रोग्राफी वगैरह यूज करते हैं। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनालिटिकल टेक्निक, और इसी के कारण ये एनालिटिकल टेक्निक के मदद से हम फाइंड आउट द प्रोबेबल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिजायर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी हमने देखा कि ये एक मेथोलॉजी है, ये एक टर्म है। पहला हमको सेपरेशंस करना होगा, ठीक है, लिविंग टिश्यूज से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, फिर हमको आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि बहुत सारे इंप्योरिटीज भी उसमें रहते हैं। और फिर एनालिटिकल टेक्निक की मदद से, एनालिटिकल टेक्निक का हम बताएं, एनालिटिकल का मतलब ही होता है क्रोमेटोग्राफी वगैरह, स्पेक्ट्रोग्राफी वगैरह, यानी कि बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जिससे हमको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड करने में आसानी होता है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एनालिटिकल टेक्निक यूज किया जाता है क्या करने के लिए? टू फाइंड आउट द प्रोबेबल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स। यानी कि ये पहला, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा हो गया, और लास्ट में ये हमारा रिजल्ट होता है जो फोर्थ। यानी कि हम कहें कि किसी भी कंपाउंड का सेपरेशन 4 मेन टॉपिक को इंक्लूड करता है: सेपरेशन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन, एनालिटिकल टेक्निक। हालांकि इसमें आइसोलेशन भी और प्यूरिफिकेशन एक साथ दिया हुआ है, तो ये बात दिमाग में रखिए। अब कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे, इसको अभी नोट कीजिए क्योंकि वो एक साथ देखेंगे, उसमें पूरा का पूरा बोर्ड लगेगा और आपका कंसंट्रेशन भी 100% चाहिए। ओके, अब देखिए बेटा ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लिविंग टिश्यूज, है ना, क्योंकि लिविंग टिश्यूज में ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिलेगा ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही होता है वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड हो और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ही हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि वो कंपाउंड जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो। हालांकि उसमें ऑक्सीजन भी रहते हैं, फास्फोरस भी रहते हैं, लेकिन मेनली कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिराइव्ड होता है वो ऑर्गेनिज्म से होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। कहने का मतलब लिविंग टिश्यूज हम लेते हैं अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर। अब कहोगे कि सर हमने वेजिटेबल्स और पीस ऑफ लीवर क्यों लिया? क्योंकि ये बेटा सॉफ्ट होते हैं। ये कैसा टिश्यूज होते हैं? सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इसीलिए हमको क्या होगा? इजी टू ग्राइंड, इजी टू ग्राइंड, यानी कि पीसने में आसान होगा। इजी टू ग्राइंड यानी कोई भी हम यहां ले लिए। अब जिस तरह से किसी चीज को पीसने के लिए आप मसाला पीसते हो तो थोड़ा सा पानी रखते हो, क्यों? क्योंकि अच्छे से वो मैश हो, अच्छे से स्लरी बने, अच्छे से घोल बने उसका। तो इसीलिए यहां पर हम पानी तो नहीं लेते हैं क्योंकि ये फ्रेश टिश्यूज होगा या वेजिटेबल होगा, उसमें वाटर तो सबसे अधिक होता है ना बेटा, तो वाटर तो रहेगा ही। इसीलिए यहां जो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, यहां देखिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, या देखिए एसिटिक एसिड में क्या होता है? CH3HHCH3COOH। तो 3 H हट के 1 2 3, तो इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या नाम है बेटा? ट्राइक्लोरो
क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी इसमें क्या करते हैं, हम डालते हैं। और डालने के बाद यहां पर जो लगा हुआ है मोटर और पेसल, ठीक है, यानी कि उसको अब यहां ग्राइंडिंग होता है। क्या होता है बेटा, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग होगा, है ना। अब ग्राइंडिंग होने के बाद यहां पर एकदम स्लरी बनता है, ठीक है। यहां पर ग्राइंडिंग होने के बाद यहां पर पूरा में स्लरी बनेगा एकदम, और स्लरी होगा तो हर तरह के इस तरह से घोल दिखेंगे। ये क्या है, स्लरी। स्लरी, स्लरी का मतलब ही होता है घोल, है ना। स्लरी का मतलब क्या होता है, घोल होता है ना। कि जैसे मसाले में, है ना, आप रोज देखते हो कि जैसे ही मिक्सर में आप मसाले पीसते हो, धनिया की चटनी वगैरह बनाते हो, तो कैसे स्लरी बनता है, तो वैसे ही थिक स्लरी बनेगा। अब थिक स्लरी बनेगा, इसको हम स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग प्रोसेस, छानते हैं, है ना। और छानते किस चीज से है, चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ से। अब यहां पर ये स्लरी इधर आ गया, ठीक है, और यहां पहले हम डालते हैं इस तरह से। यहां डालने के बाद जब ये स्लरी यहां आता है तो देखा गया कि बहुत सारे, यानी कि ये जितने भी यहां पर बहुत सारे ऑलरेडी इससे फिल्ट्रेट होके नीचे आ जाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड, ठीक है, और बहुत सारे ऊपर रह जाते हैं। यानी कि कुछ जो है वो ऊपर रह जाते हैं, रिटेन कर जाते हैं, है ना। तो वो कहलाते हैं रिटेंटेट, जो क्या करें, रिटेन करें, जो फिल्ट्रेट नहीं हुआ। रिटेंटेट मतलब डज नॉट पास थ्रू चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ से पास नहीं होते हैं, ठीक है। वो रिटेंटेट, रिटेन कर गया, ऊपर रह गया। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हैं यहां, इसको बोलते हैं, याद रखिए, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट, ये प्रोसेस है, एकदम दिमाग में कंसंट्रेशन के साथ बैठाइए कि यहां पर सॉफ्ट टिश्यूज लेंगे, उसको मोर्टर और पेसल में ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने के बाद स्लरी बनेगा। कौन सा कंपाउंड उधर से लेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। स्लरी से कुछ जो है वो छन के नीचे आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। और जो छन के नीचे नहीं आया, ऊपर ही रिटेन कर गया, ऊपर ही रह गया, उसको बोलते हैं रिटेंटेट, याद रखिएगा, जो पास नहीं होता है, ठीक है। अब मामला आता है कि जो ऊपर रह गया वो क्या है, और जो नीचे रह गया, नीचे आ गया, वो क्या है। तो जो रिटेंटेट है, रिटेंटेट क्या होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली क्या क्या, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। फिर आता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड किसकी बात हो रही है बेटा, प्रोटीन की। और फिर आता है बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसकी बात हो रही है बेटा,
डीएनए और आरएनए की, डीएनए एंड आरएनए की, क्लियर। और याद रखिएगा लिपिड भी रहता है, हम इसको स्टार कर रहे हैं, बाद में बताएंगे। लिपिड भी रहता है, यानी कि रिटेंटेट में मेनली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉलीसैकेराइड रहेगा, मेनली कार्बोहाइड्रेट रहेगा, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन रहेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए और आरएनए रहेगा जो कि लिपिड में रहेंगे, क्लियर। और सॉरी डीएनए और आरएनए रहेगा और लिपिड रहेगा। लिपिड क्यों यहां है और लिपिड रिटेंटेट में क्यों आ जाता है, क्योंकि लिपिड को रिटेंटेट में आने के पीछे रीजन है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं होता है, फिर भी ये कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में आता है। और क्यों आ जाता है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी दिमाग में रखिए कि रिटेंटेट में क्या क्या पाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए और आरएनए, सब कॉम्प्लेक्स मतलब सब के सब पॉलीमर्स रहेंगे। यानी कि रिटेंटेट जो रिप्रेजेंट किसको करता है, पॉलीमर्स को, पॉलीमर्स या पॉलीमेरिक कंपाउंड मेनली, याद रखिएगा मेनली, क्योंकि यहां लिपिड भी है, मेनली, क्लियर। अब इधर जो रिप्रेजेंट करेगा, इधर किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिल्ट्रेट में इसमें क्या आता है बेटा, इसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या रह जाएगा बेटा, ग्लूकोज होगा, आया दिमाग में, इसमें ग्लूकोज मिलेगा फिल्ट्रेट में, फिर अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स ETC, यानी ये पॉलीमेरिक कंपाउंड है और इसमें क्या रहेंगे, मोनोमर, मोनोमेरिक कंपाउंड रहेंगे, मोनोमेरिक कंपाउंड, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और सबसे अधिक क्या होगा, वाटर, सच एज वाटर, क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, आया दिमाग में। अब इसका जो वेट होगा, याद रखिएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका जनरली 18 to 800 डाल्टन, याद रखो डाल्टन मतलब क्या बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, याद रखिएगा। डाल्टन मतलब एटॉमिक मास यूनिट ही है, जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, यहां डाल्टन का यूज होता है, ठीक है। अब 18 आपको भी पता है 18 ग्राम किसका होता है, वाटर का होता है, और 800 डाल्टन जो होता है वो लिपिड का होता है। लिपिड का 800 डाल्टन से अधिक नहीं होता है, फिर भी ये किसमें है, रिटेंटेट में है। क्यों है, इसके पीछे बाद में जाएंगे, लेकिन अभी दिमाग में रखिए कि लिपिड रिटेंटेट में पाया जाता है, ना कि फिल्ट्रेट में। या हम कह सकते हैं कि लेस देन 1000 डाल्टन। जबकि यहां अगर मॉलिक्यूलर वेट देखे, तो यहां पर है मोर देन 1000 डाल्टन, इवन 10,000 और मोर, ठीक है। तो दो बातें हो गई कि रिटेंटेट में पॉलीमेरिक सब्सटेंस होगा, फिल्ट्रेट में पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है। फिल्ट्रेट में मोनोमेरिक सब्सटेंस होगा, क्लियर यहां तक। इसका जो वेट है वो 18 से 800 डाल्टन, यानी कि लेस देन 1000 डाल्टन होगा। और जबकि यहां जो है, यहां पर कितना होगा, मोर देन
1000 डाल्टन। लिपिड का जो वेट होता है नॉट एक्सीडेड फ्रॉम 800 डाल्टन। तो रहना इसको चाहिए फिल्ट्रेट में, लेकिन है रिटेंटेट में। क्यों है इसका कारण हम लोग देखेंगे, इसी लेक्चर में देखेंगे। अब आता है कि ये जो है ये एसिड सॉल्युबल पुल कहते हैं। ये क्या बेटा, एसिड सॉल्युबल पुल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ये एसिड इनसॉल्युबल पुल है, एसिड इनसॉल्युबल पुल को रिप्रेजेंट करता है ना। एक एसिड सॉल्युबल और एक दूसरा एसिड इनसॉल्युबल। अब इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो हमारा है ये हमारा है माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। ये हमारा माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ये मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है। आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो आपने पढ़ा होगा कि लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं इसका जवाब देखेंगे। लेकिन याद रखिए कि जितने भी रिटेंटेट में आए हुए कंपाउंड है उसको हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या है, ज्यादा है। और जो फिल्ट्रेट में आए हुए कंपाउंड है उसको हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वेट 18 to 800 डाल्टन है। अब ये जो रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्मिक पुल्स। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक पुल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक पुल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में ये बिखरे हुए रहते हैं। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, साइटोप्लाज्मिक पूल एंड सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेली को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिए, तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, फिल्ट्रेट में और रिटेंटेट में। यानी कि फिल्ट्रेट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां, नीचे मिलेंगे। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक भी होता है, वाटर होंगे, समझ गए, बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे, आया ETC कर दे, यानी कि सब कुछ मिलेगा लेकिन नीचे मिलेगा। इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं होता है, 18 to 800 डाल्टन रहता है। डाल्टन मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एसिड सॉल्युबल पुल होता है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहता है, इसीलिए इजीली ये नीचे आता है। इसके बाद रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक पुल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में रहते हैं। साइटोप्लाज्म जिसको हम एरिना ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि सारा का सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही तो होता है। अब आते हैं रिटेंटेट। रिटेंटेट जनरली पॉलीमेरिक कंपाउंड को इंक्लूड करता है, यानी कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और इसमें बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक यहां सिंपल होगा, यहां ऑर्गेनिक क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें पॉलीसेक्राइड होंगे, इसमें ऑर्गेनिक के मोनोसेक्राइड्स होंगे। इसमें मोनो, यहां पॉलीसेक्राइड होगा तो मोनोसेक्राइड होगा, यानी कि यहां पॉलीमेरिक होगा तो यहां मोनोमेरिक होगा, मोनोमेरिक यूनिट। अगर यहां पर आपको सेलुलोज मिलेगा तो यहां ग्लूकोज मिलेगा, आया दिमाग में। अगर यहां आपको पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन मिलेगा तो उसका मोनोमर अमाइनो एसिड इधर मिलेगा। यानी कि ये पॉलीमेरिक, ये मोनोमेरिक। यहां लिपिड भी रहता है जो एग्जिस्ट करता है रिटेंटेट में। अब ये एसिड इनसॉल्युबल पुल होगा, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन, 10,000 डाल्टन या उससे भी अधिक वाले कंपाउंड पाए जाते हैं इधर। और ये साइटोप्लाज्मिक पूल्स
में भी पाया जाता है इसके कंपाउंड, साथ ही साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बनाने के काम में आता है, इसीलिए इट रिप्रेजेंट्स साइटोप्लाज्मिक पूल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ प्रॉब्लम? इसको अच्छे ढंग से लिख लीजिए बेटा। देखो बेटा, अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि किस तरह से मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स और माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। ठीक है, यहां तक तो एकदम 100% दिमाग में आ गया। अब हमने बार बार कहा है कि लिपिड जो है उसको हम रिटेंटेट में तो ऑब्टेन करते हैं, लेकिन रियल में उसका जो वेट होता है वो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। तो होना उसको कहां चाहिए? माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स यानी फिल्ट्रेट में पाया जाना चाहिए, लेकिन पाया कहां जा रहा है? रिटेंटेट में। किस तरह? एज अ मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स की तरह। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया हुआ है, उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब कह रहा है, एनसीईआरटी का ही लाइन है कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। व्हाई? क्यों ऐसा होता है? हम क्या जानते हैं कि जैसे अगर टिश्यूज हैं बहुत सारे, तो टिश्यूज जैसे ही हैं तो इसको अगर हम ग्राइंड करेंगे, क्या करेंगे बेटा? ग्राइंड्स करते हैं। ग्राइंड करेंगे तो हमको भी पता है ना कि टिश्यूज मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? डैमेज होगा। तो सेल स्ट्रक्चर डैमेज होगा। अब सेल स्ट्रक्चर डैमेज होगा, सेल के स्ट्रक्चर डैमेज होंगे तो सेल के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आता है। तो यानी सेल स्ट्रक्चर डैमेज होगा, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स इनटू वेरियस फ्रैगमेंट। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा वेरियस फ्रैगमेंट में। देख लीजिए, आपको भी पता है कि ये जो आप देख रहे हो ये क्या है बेटा? फॉस्फेट है और ये लिपिड है, यानी कि फॉस्फो बाइलिपिड लेयर। हमने लिखा है फॉस्फो बाइलिपिड लेयर। तो फॉस्फो अगर हम देखें तो ये जो बाइलिपिड है, ये बाइलिपिड लेयर कैसा है बेटा? आपको भी पता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है और लिपोफिलिक होता है। लिपोफिलिक है ना, हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक होता है। कौन सा? बाइलिपिड लेयर। लेकिन अगर हम देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक। और जैसे ही हाइड्रोफिलिक हो गया तो ये क्या होगा? लिपोफोबिक। ये जो है यहां हम लिख सकते हैं और करके, ये क्या होगा? लिपोफोबिक। ठीक है, यानी कि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ही होता है फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का। फॉस्फोबाइलिपिड लेयर, तो ये इसमें जो दो पार्ट है, जो फॉस्फो वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग, और लिपोफोबिक, लिपिड हेटिंग। और दूसरा जो पार्ट है बाइलिपिड लेयर, ये हाइड्रोफोबिक होगा और लिपोफिलिक होगा, वाटर हेटिंग होगा। फोबिया मतलब डर होगा वाटर से, और लिपिड से क्या होगा? लव होगा, यानी कि लिपिड के साथ वो कंफर्टेबल महसूस करेगा। कहने का सीधा मतलब, जैसे ही सेल स्ट्रक्चर डैमेज होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा? ब्रेक होगा। यानी कि ब्रेक्स जैसे ही होगा सेल का स्ट्रक्चर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक्स होगा। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में आ गया? फ्रैगमेंट में। क्लियर? अब आप बताओ कि ये जो पार्ट है, यहां याद रखिए
कि ये जो लिपिड का पार्ट है ये क्या चाहेगा, ये चूंकि कैसा है बेटा, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है ये, तो हाइड्रोफोबिक है और हम जानते हैं कि जैसे ही उसको हम ग्राइंड करते हैं तो वहां वाटर भी रहता है। अब वाटर भी रहेगा यानी कि कोई भी सेल्स में अगर फ्रेश सेल्स या वाटर ये फ्रेश टिश्यूज रहेंगे तो फ्रेश सेल्स और टिश्यूज में वाटर कितना रहता है, अगर एवरेज देखेंगे तो 90% लगभग वाटर रहता है। तो वाटर के लिए लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये क्या चाहेगा, ये वाटर से दूर भागना चाहेगा। ठीक है, अगर हमको जिस चीज से डर लगता है तो उसका हम सामना नहीं करेंगे, उसका फेस नहीं करेंगे, वाटर से दूर भागना चाहेगा। यानी लेकिन वाटर से दूर भाग के जाएगा कहां, रहना तो वहीं है ना, उसी सॉल्यूशन में रहना है। तो वो क्या करता है कि ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट जो हाइड्रोफिलिक है, जो क्या है बेटा, हाइड्रोफिलिक है, इस पार्ट को क्या करता है, इस तरह से अरेंज करता है। यानी कि हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट इस तरह से अरेंज होता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट सेंटर की तरफ और हाइड्रोफिलिक पार्ट पेरिफेरल की तरफ। यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण ये फॉर्म्स वेसल्स, ये वेसल्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा, वेसल्स। क्यों, हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण, इसको वाटर से डर लगता है, इसीलिए वेसल्स का फॉर्म करता है। और वेसल्स के इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, मिसल्स। और ये मिसल्स जो है यही एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में और फिर वहां से फिर लैक्टियल के थ्रू, आपने पढ़ा ना लिम्फ वेसल्स है ना, लिम्फ कैपिलरी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, यानी कि फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अब आप देख लो कि लिपिड का तो एक कंपोनेंट नहीं है ना, यहां ग्रुप ऑफ लिपिड है, ग्रुप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल है। और ग्रुप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल क्या बनाता है, वेसिकल्स फॉर्म करता है, यानी कि वेसल्स फॉर्म करता है। और वेसल्स फॉर्म, इस वेसल्स को, इस सर्कुलर वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। तो इसीलिए ये क्या हो गया, मिसल्स तो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, यहां ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑब्टेंड होता है, ऑब्टेंड इन रिटेंटेट में ऑब्टेन होता है। इसीलिए लिपिड का एग्जिस्टेंस कैसा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह है। लिपिड का एग्जिस्टेंस कैसा है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की तरह। यानी कि लिपिड बहुत सारे स्ट्रक्चर में रहता है, जहां एक एकदम पूरा एक साथ बहुत सारे लिपिड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अगर टूटते भी हैं तो तुरंत क्या करते हैं, वो मिसल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगर हम ग्राइंड भी करेंगे तो लिपिड हमको कैसे मिलेगा, तो लिपिड हमको कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। इसीलिए लिपिड को हम स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण ये ग्रुप में रहता है और मिसल्स का फॉर्म होता है और वो ऑब्टेन रिटेंटेट में आ जाता है। यानी कि ड्यू टू एग्जिस्टेंस लिपिड्स जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाता है। इसका रीजन ये है। समझ गए अच्छे से। अब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में एक एक करके आ जाएगा बेटा। इसको लिख लो। अब देखो बेटा, सेपरेशंस हमने देख लिया, किसका सेपरेशन हमने देख लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। अब अगर हमें देखना है तो हमें सेपरेशंस देखना है किसका, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड का। ये प्रोसेस थोड़ा सा, इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। कौन सा बेटा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्लियर, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आग लगाने की बात होती है। और याद रखना, आग लगाने वाला डिस्ट्रक्टिव मैन होता है, लेकिन ये प्रोसेस में जलाने की बात होती है और राख में तब्दील करने की बात होती है। क्लियर, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां ठीक उसी तरह से जैसा वहां हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लेते थे, फ्रेश लीफ लेते थे या लीवर पीस लेते थे, वहां वेजिटेबल्स वगैरह लिए थे। तो यहां पर भी हम ये जो आप देख रहे हैं एकदम लीफ है, और ये लीफ कैसा है बेटा, ग्रीन लीफ है, ग्रीन फ्रेश है, ग्रीन फ्रेश लीफ है। लीफ कैसा है, ग्रीन फ्रेश लीफ है, मतलब इसमें वाटर जो होगा H2O वो क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है। और जब वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो यहां जो वेट रहेगा, इस वेट को क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। यानी कि वाटर ज्यादा इसमें रहेगा, वाटर कंटेंट इसमें जो रहेगा कि H2O ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले कहां डालेंगे, तो इसको लीफ को हम डालेंगे सनलाइट में। कहां डालेंगे बेटा, सनलाइट। सनलाइट में जैसे ही डालेंगे तो यहां कैसा लीफ हो गया बेटा, ड्राई लीफ हो गया। आप लीवर पीस को भी डाल सकते हैं, ये क्या है, लीवर है, दोनों में से जो मर्जी आपका। लीवर थोड़ा सा आसानी से तो नहीं मिलेगा, लीफ तो फ्रेश कहीं भी मिल जाएगा, तो इसे लीफ लिए। अब इसको बर्न करते हैं, तो अब यह देखिए जो ड्राई लीफ हो रहा है, तो क्यों हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारा ट्रांसपिरेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन होने के कारण क्या हो गया, H2O वेपर, H2O वेपर क्या हो गया, इससे निकल गया, तो लीफ क्या हो गया, एकदम ड्राई हो गया। यानी कि जो वाटर था इसमें, तो सबसे पहले हम क्या किए, वाटर को भगा दिए। अब इसको बर्न करेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम बर्न करते हैं तो इन सफिशिएंट ऑक्सीजन, याद रखिएगा, इनसफिशिएंट O2, इनसफिशिएंट, इन अलग है, यह नहीं कि जोड़ दीजिएगा एक ही साथ, इन सफिशिएंट O2 में हम बर्न करेंगे। क्यों सफिशिएंट O2 में बर्न करेंगे, क्योंकि अगर इनसफिशिएंट में बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आप इनहेल कीजिएगा तो मालूम चलेगा एक्सपेरिमेंट क्या करने चले गए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही हम अंदर, हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो पॉइजन का काम करता है, वोमिट वगैरह आना स्टार्ट होगा, चक्कर आना स्टार्ट होगा। तो कभी भी खुले में जलाते हैं इसको, या ऑक्सीजन जहां है वहां हम ड्राई लीफ को जलाते हैं, तो बर्न जैसे ही करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से भी जो बचा खुचा वाटर वेपर है, वाटर वेपर एंड CO2 बाहर जाएगा। अब जो बचेगा, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो क्या होता है, ऐश, मतलब राख। ठीक है, तो ये जो ऐश है ये क्या है बेटा, ड्राई वेट है, ड्राई वेट है ना, याद रखिएगा, ऐश ऐश्वर्या राय नहीं, ड्राई वेट, क्लियर। तो जले को राख कहते हैं, और राख में जो मिलता है उसको ड्राई वेट कहते हैं, याद रखिएगा, जले को राख कहते हैं, और राख में जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई वेट कहते हैं। और इस ड्राई वेट में क्या मिलेगा आपको, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, कैल्शियम आयन मिलेंगे, फॉस्फेट मिलेगा, सल्फेट मिलेंगे, और भी ढेर सारे आपको कंपोनेंट मिलेंगे। तो ये देखिए, ये प्रोसेस है जिसमें हम लीफ या लीवर को सनलाइट में ड्राई करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन होता है लीफ से, तो वाटर वेपर निकलेगा, लीफ ड्राई हो गया, फिर बर्न करेंगे, इन सफिशिएंट O2 यानी कि जहां ऑक्सीजन ज्यादा हो वहां बर्न करेंगे, ऐश बनेगा, और ऐश में जो कुछ भी रहेगा वो क्या है, ड्राई वेट को रिप्रेजेंट करता है। किसके ड्राई वेट को, इनऑर्गेनिक एलिमेंट और कंपाउंड के ड्राई वेट को, क्लियर। तो ये क्या था बेटा, सेपरेशन। अब अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल किसी भी सेल में जो एवरेज परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट का कितना रहता है, आयंस का कितना रहता है, न्यूक्लिक एसिड का कितना रहता है, वो परसेंटेज देखिए, क्योंकि उस टेबल से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसको दिमाग में बैठाइए और लिखना है तो लिखिए इसको। चलो बेटा, हम लोगों ने यहां तक देखा कि आयंस
लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और वाटर, ये कंपोनेंट है जो एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल को बताता है। अब इसको याद करने का आसान तरीका है, आयन फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1%, लिपिड सेकेंड पोजीशन पर है तो 2%, कार्बोहाइड्रेट थर्ड पोजीशन पर इसको हम रखे हैं 3%, और देखिए न्यूक्लिक एसिड 3 और 2 5, 5 और 2 7, फिर 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 10 इंटू 7 70 और 90। इस तरह से आप आयंस, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और वाटर का कंपोजिशन याद कर सकते हैं। और साथ ही याद कर सकते हैं आई लव, करियर, एनसीईआरटी, पेरेंट्स, वर्ल्ड। आप मतलब प्यार, आई मतलब आप, एल मतलब लव, प्यार करेंगे किससे? अपने करियर से। और करियर से प्यार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और ये सब जब होगा तो पेरेंट्स अपने आप प्यार करने लगेंगे, और पेरेंट्स प्यार करने लगेंगे, गोल्डन फ्यूचर है तो दुनिया प्यार करती है, क्योंकि द सक्सेस इज रिलेटिव, द मोर सक्सेस द मोर रिलेटिव्स। तो देखो बेटा, ये सारे कंपोनेंट हमने आपको बताया। आज के लेक्चर में हमने आपको सेपरेशंस के बारे में बताया और एक टॉपिक कंप्लीट किया। क्वेश्चन भी जरूर बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में जो आपको दिया रहता है बेटा, जो हमने लिंक दिया है, वो लिंक जैसे ही उसको डाउनलोड कीजिएगा और लिंक पे जाके, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सभी कुछ है, यानी कि प्रीवियस ईयर भी है और हर तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर वो बना लिए आप, तो कुछ दूसरे बुक बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस बनाओ, खुद ही इसका आपको एहसास होगा। साथ ही साथ अब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और कार्बोहाइड्रेट के साथ। यानी देखिएगा कि लेक्चर के दौरान हम आपको इसी तरह से पढ़ा रहे हैं जैसे आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसी तरह से पढ़ा रहे हैं। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं होता कि जैसे तैसे पढ़ा दीजिए, नहीं, मैं जब भी पढ़ाऊंगा अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारी मेहनत आप तक 100% पहुंचे। तो चलिए बेटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।